हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू आवर चैनल पीकेपी। आज की क्लास में फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम यानी कि मादा जनन तंत्र के बारे में देखेंगे। इससे पहले मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम यानी नर जनन तंत्र का पूरा डायग्राम के साथ एक्सप्लेन कर दिया था आपको। ठीक है, आई होप वो समझ आया होगा। और आज ये आपका चैप्टर 3 क्लास 12th बायोलॉजी का ही पार्ट है, जिसमें हम मादा जनन तंत्र पढ़ेंगे। और मादा जनन तंत्र के स्ट्रक्चर्स के बारे में डिफरेंट पॉइंट्स जो भी पार्ट होते हैं, उनके क्या फंक्शंस हैं, क्या उनके नाम हैं, क्या किस तरीके से स्ट्रक्चर होता है, सब चीज़ों को डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, सो आज हम देखेंगे स्त्री या मादा जनन तंत्र, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। ठीक है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम या पार्ट कह सकते हो। ठीक है, तो ये हो जाएगा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो यहाँ पर आपको ऐसे नोट्स बनाना है, फिर एक मैं डायग्राम के थ्रू समझा देती हूँ और उसके बाद आपको प्रॉपरली ये नोट्स बना लेनी है। ठीक है, तो ये है स्त्री मादा जनन तंत्र में स्त्री जनन अंगों का वर्णन निम्न भागों में किया जा सकता है। ठीक है, तो जो भी फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है तो इसमें ये सारे पार्ट्स पाए जाते हैं। ठीक है, जनन अंग की अगर बात की जाए कि फीमेल में कौन कौन से रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन्स होते हैं, तो रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन्स होते हैं हमारे, एक तो ओवरीज होती हैं, ये 1 पेयर पाई जाती है, एक जोड़ी होती है, 1 पेयर ओवरीज होती हैं। ये ओवम का सिक्रीशन करती हैं यानी कि अंड को सिक्रीट करती हैं। अंड वाहिनियाँ होती हैं जो ये ओवम सिक्रीट हो रहा है इसको कैरी करके ले जाती हैं। यूट्रस होता है गर्भाशय, योनि, वजाइना, भग जिसको वल्वा कहा जाता है, और अस्तन यानी कि ब्रेस्ट। ठीक है, तो ये सभी क्या कहलाते हैं, स्त्री जनन अंग कहलाते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे यहाँ पर अंडाशय के बारे में, क्योंकि अगर हम रिप्रोडक्टिव पार्ट देख रहे हैं तो उसमें मेन जो पार्ट होता है वो होता है अंडाशय। तो इसमें एक जोड़ी ओवरीज की बात की गई है, तो मैंने क्या बोला आपसे, इसमें एक जोड़ी ओवरी पाई जाती, 1 पेयर अंडाशय पाया जाता है। यही प्रमुख जनन अंग होते हैं तथा शेष क्या होते हैं, वो सहायक जननांग होते हैं। तो अंडाशयों की संरचना तो ये है, इसमें लिखा हुआ है, पहले हम आपको यहाँ पर समझा देते हैं। ये है फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट का डायग्राम। ठीक है, तो यहाँ से अभी आप देखोगे सबसे पहले तो ये एक स्ट्रक्चर दिखाया गया है, ये होता है वजाइना। ठीक है, ये होता है सर्वाइकल कैनाल। ठीक है, ये सर्विक्स होता है। उसके बाद यहाँ पर ये आपको 2 जोड़ी दिख रही होंगी, यही होती हैं ओवरीज जिसको हम बोलते हैं अंडाशय। ठीक है, तो आपको प्रॉपरली कभी कभी आ सकता है कि अंडाशय की संरचना के बारे में लिखें या अंडाशय क्या होते हैं, उनके क्या कार्य हैं, ऐसा लिखें। ठीक है, मतलब हर एक पार्ट के बारे में आपको जानना है कि कभी भी, या फिर आपको वैसे तो इम्पॉर्टेंट है आपको ये रिप्रोडक्टिव सिस्टम बनाने को दे दिया जाए, यानी कि मादा जनन तंत्र बनाने को दे दिया जाए या नर जनन तंत्र बनाने को दे दिया जाए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है आपके बायोलॉजी 12th का। तो यहाँ पर 2 जोड़ी आपको ओवरीज दिख रही हैं। उसके बाद ये देखते हैं, देखो जैसे कि मेल बॉडी होता है, तो मेल बॉडी में हम समझते हैं यहाँ पर ये पेनिस होता है, साथ में ही यहीं पर आप देखते हैं तो ये इस तरीके से टेस्टिस होता है। ठीक है, जो गोल ये शेप में होता है, दो इसे ही टेस्टिस बोलते हैं, जो शुक्राणु यानी कि स्पर्म का फॉर्मेशन करते हैं। तो यहाँ पर ये स्पर्म बनाते हैं यानी कि शुक्राणु को बनाते हैं, और यहाँ पर जो अंडाशय होते हैं 2, ये क्या करते हैं, ओवरी कहलाते हैं, और ये अंड को बनाते हैं यानी कि ओवम को बनाते हैं। ठीक है, स्पर्म मेल बॉडी में शुक्राणु को बना रहा है, फीमेल बॉडी में ओवम अंड को बना रहा है। ये जो अंडाशय में ये अंड होते हैं, ये ऐसे ही इनमें माइटोकॉन्ड्रियाज नहीं पाए जाते हैं। जो अंड होते हैं इसमें ओवम में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाए जाते हैं, जबकि जो स्पर्म होता है, स्पर्म में माइटोकॉन्ड्रिया होता है, जिसकी वजह से स्पर्म एक जगह से दूसरी जगह पर मूव करता है, गति प्रदान करता है। तो शुक्राणु की अगर बात आती है, अभी आगे हम पढ़ेंगे शुक्राणुओं की संरचना। तो शुक्राणुओं की संरचना में जब आप पढ़ेंगे तो उसमें उसके पार्ट्स देखेंगे कि 4 पार्ट होते हैं। तो वहाँ पर आपको समझ आएगा कि मूवमेंट के लिए माइटोकॉन्ड्रिया होता है इसमें, जो कि उसे एनर्जी प्रोवाइड करता है। तो इसीलिए आप देखते हैं यहाँ पर जो ये कनाल है, जो ये सर्विकल कनाल होता है, स्पर्म इसी रास्ते से इंटर करता है। ठीक है, इंटर करता है। तो अब यहाँ पर ये ओवरी हैं, ये क्या बनाती हैं, अंड बनाते हैं यानी कि ओवम को बनाती हैं। तो यहाँ पर ये ट्यूब्स दिख रही हैं, इन्हें हम बोलते हैं फैलोपियन ट्यूब्स बोलते हैं। ठीक है, तो ये जो फैलोपियन ट्यूब्स होते हैं यही कैरी करवाते हैं इन अंड को। तो यहाँ पर मान लो अंड है,
तो ये स्पर्म आएगा इधर, यहाँ पर मिलते हैं, तो यहाँ पर होता है निषेचन यानी कि फर्टिलाइजेशन। तो फैलोपियन ट्यूब में ही, ये जो फैलोपियन ट्यूब है इसी में ही आकर निषेचन की क्रिया कंप्लीट होती है। ठीक है, तो ये फैलोपियन ट्यूब को हम 3 पार्ट में देखते हैं, 3 भाग होते हैं फैलोपियन ट्यूब्स के। तो ओवरी के सबसे पास वाला जो पार्ट होता है, ये फिंगर नुमा संरचना जो आपको दिखाई देती है, इसको बोला जाता है इन्फेंटिबुलम। ठीक है, यहाँ पर क्या करते हैं, ओवम यहाँ से निकल रहा है तो ओवम को स्टोर किया जा रहा है, यानी कि ओवम को संग्रहित किया जाता है, अंड को संग्रहित किया जाता है। फिर होता है एम्पुला, ये सबसे लंबी वाला जगह है ये एम्पुला, और यहाँ क्या करती है, ये जो अंड यहाँ से सिक्रेट हो रहा है, जो जमा है यहाँ पर ओवम, इसको ले जाने का कार्य करता है, कैरी करता है। ठीक है, एक तरीके से न्यूट्रिशंस भी प्रोवाइड कराता है और लेकर जाता भी है एक जगह से दूसरे जगह पर। और इस्थमस एक तरीके से ये संयोजन का काम करता है, यानी कि यहाँ पर ही आप देखेंगे तो इधर से स्पर्म आता है और यहाँ से ओवम आता है और यहाँ पर होता है इनका कनेक्शन, यानी कि फ्यूजन होता है, संलयन होता है, निषेचन होता है। ठीक है, तो कहाँ पर निषेचन होता है, तो याद रखना है फैलोपियन ट्यूब में ही निषेचन यानी कि फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया कंप्लीट होती है। ठीक है, तो ये समझा हमने अभी तक, क्या क्या पार्ट समझ लिया। सर्वाइकल कैनाल, ये वजाइना है, ये सर्वाइकल कैनाल है जिससे स्पर्म जाता है। सर्विक्स हो गया, 2 जोड़ी, 1 जोड़ी ओवरी पाई जाती हैं। ठीक है, और यहाँ पर ये फैलोपियन ट्यूब्स के 3 पार्ट हमने देख लिए। ठीक है, फिंगर नुमा जो संरचना है इसको इन्फेंटिबुलम कहा जाता है और यहीं पर ही ओवम को स्टोर किया जाता है। ये सबसे लंबी होती हैं जो एम्पुला होती है, और इसको तुम्बिका भी बोला जाता है एम्पुला को, और ये सबसे लंबी होती हैं। ये कैरी करके ले जाती हैं किसको, ओवम को, और इस्थमस में संयोजन होता है किसका, ओवम का और स्पर्म का। ये हो गया फैलोपियन ट्यूब्स के बारे में। अब अगर हम यहाँ पर देखते हैं तो ये पूरा क्या होता है, ये होता है गर्भाशय। ठीक है, यहीं पर ही यूटेराइन कैविटी होती है। उसके बाद यहाँ पर हम देखेंगे तो ये हो गया यूट्रस। तो यूट्रस के भी 3 पार्ट होते हैं, यानी कि हम कह सकते हैं कि जो गर्भाशय होता है उसकी 3 दीवारें होती हैं। एक होता है इंडो, ठीक है, यानी कि जो अंदर की दीवार होती है, अंतः अस्तर होता है, उसको बोलते हैं इंड्रोमेटियम। ठीक है, जो बीच वाला ये अस्तर हमको दिखाई दे रहा है इसको बोलते हैं मायोमेट्रियम, और जो सबसे बाहरी वाला है इसको बोलते हैं पेरीमेट्रियम। क्लियर, तो आपको ये चीज़ें इतनी समझ आ गई होंगी। तो ये गर्भाशय हो गया। अब यहाँ पर जो फीमेल होती हैं, जैसे कि मेल में क्या किया जाता है, नसबंदी किया जाता है, वैसे ही फीमेल बॉडी में नसबंदी ना करके नलबंदी की जाती है, क्योंकि जो फैलोपियन ट्यूब्स हैं यहीं पर ही निषेचन की क्रिया कंप्लीट होती है, यहीं पर ही ओवम आता है, यहीं पर फर्टिलाइजेशन करवाया जाता है। तो यहीं पर जो ये फैलोपियन ट्यूब है इसको यहाँ पर कट करके ये बंद कर दिया जाता है। ठीक है, तो इसीलिए इसको बोला जाता है ट्यूबेक्टोमी। क्या बोलते हैं, ट्यूबेक्टोमी या नलबंदी बोला जाता है। तो फीमेल में नलबंदी होती है जबकि पुरुषों में नसबंदी होती है। ठीक है, तो ये पूरा स्ट्रक्चर ऐसे आपको प्रैक्टिस कर लेना है, बनाना आना चाहिए। ओके, फिर यहाँ पर अब आपको देखना है अंडाशयों की संरचना। मैंने आपको बताया कि ये 2 जोड़ी यानी कि एक जोड़ी, ये 2 पाए जाते हैं अंडाशय। तो ये क्या होते हैं, ये कहाँ पर पाए जाते हैं, तो ये स्त्री के 2 जनद होते हैं, यानी 2 गोनैड्स होते हैं, 2 जनद होते हैं जो उदर गुहा में वृक्कों के काफ़ी नीचे श्रोणी भाग में पीछे की ओर गर्भाशय के इधर उधर रहते हैं। ठीक है, तो कहाँ पर होते हैं, जो किडनी होती है तो किडनी से काफ़ी नीचे जो हमारा श्रोणी भाग होता है, पेल्विक वाला रीजन होता है, उसमें पीछे की ओर पाए जाते हैं गर्भाशय के इधर उधर, यानी कि दोनों साइड गर्भाशय के इधर उधर ये पाए जाते हैं। और इनका अगर हम आकार देखते हैं तो इनका आकार चपटा बादाम की गिरी के आकार का तथा लगभग 2 से 4 सेंटीमीटर लंबा और 8 mm मोटा होता है। तो यही दिखाया गया है कि बादाम के गिरी के आकार का होता है, 2 से 4 सेंटीमीटर लंबा होता है और 8 mm लगभग ये मोटा होता है। और जो टेस्टिस होता है वो मेल बॉडी में बाहर होता है, बाहर की तरफ होता है, बाहर से दिखाई देता है, जबकि फीमेल बॉडी में हमको ये इंटरनल संरचना है, ये नहीं दिखाई देता है। ठीक है, तो ये सभी क्या होते हैं, इंटरनल होते हैं, आंतरिक होते हैं, जो हमारे उदर में यानी कि आमाशय के पार्ट के साइड में पाए जाते हैं। प्रत्येक अंडाशय उदरावरण अर्थात उदर गुहिका पेरिटोनियम के वलन से बनी अंडाशयधर मीसोबेरियम नामक झिल्ली नुमा श्रोणी गुहा की दीवार से शंघा होता है। ठीक है, तो ये यहाँ पर एक झिल्ली जो दिखाई दे रही है, इस झिल्ली में ही ये बंद होता है, पैक्ड होता है। ये झिल्ली अंडाशय को क्या करती है, गर्भाशय से जोड़ती है। तो आप ये देख रहे हैं, ये जो झिल्ली है ये क्या कर रही है,
इस अंडाशय को इन गर्भाशयों से जोड़ रही है। ठीक है, आता है अब अंडवाहिनियों की संरचना। अंडवाहिनी को क्या बोला जाता है? फैलोपियन ट्यूब्स बोला जाता है। फैलोपियन ट्यूब्स बोला जाता है, जिसे काटकर ही बंद कर दिया जाता है, जिससे इस पे स्पर्म नहीं जा पाता है और यही होता है नलबंदी। यहाँ पर निषेचन की क्रिया कंप्लीट नहीं हो पाती है। ठीक है, तो अंडवाहिनियों की संरचना की अगर हम बात करते हैं तो प्रत्येक ओवरीज यानी जो ओवरी है, अंडाशय है, के ऊपरी भाग पर अंडाशय धर द्वारा सदी हुई अंडवाहिनियां रहती हैं। ये 3 भागों में विभाजित होती हैं। तो मैंने आपको ये तीनों भाग दिखाया कि ओवरी से सदी हुई ये फैलोपियन ट्यूब्स हैं, इन्हें ही बोला जा रहा है अंडवाहिनी। और इनके 3 पार्ट्स हैं, एक है इन्फंडिबुलम, ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस जो दिख रहा है, और ये लंबी नली जिसको एम्पुला बोला जा रहा है, और यहाँ पर है इस्थमस। ठीक है, जिसे संयोजन बोला जाता है। तो यही तीनों पार्ट्स हैं जो कि फैलोपियन ट्यूब्स के हैं, तो इनके बारे में भी देख लो और नोट कर लो। पहला है कीपक या इन्फंडिबुलम। अंडवाहिनी का प्रारंभिक सिरा अंडाशय के ठीक निकट कीप के समान संरचना, जिसके चारों ओर अंगुली सादृश्य संरचना होती है, जिसे फिम्बरी या झालर भी कहते हैं। यह अंडाणुओं को संग्रहित करती है, यानी कि ओवम को ये संग्रहित करती है, स्टोर करती है, कलेक्टेड करती है। इसके बीच में एक छिद्र होता है जिसे ऑस्टियम कहते हैं। ठीक है, तो इन्फंडिबुलम आपको समझ आ गया। कीप लाइक प्रोजेक्शंस में आपको ये दिख रहा है, फिंगर लाइक संरचना में कीप की तरह दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो ये हो गया। फिर दूसरा है यहाँ पर तुम्बिका। यह अंडवाहिनी का सबसे लंबा और चौड़ा मुड़ा हुआ भाग है। निषेचन की क्रिया इसी भाग में होती है। तो आपको ये तुम्बिका दिखाया गया। ठीक है, ये मुड़ा हुआ भाग और सबसे लंबा चौड़ा भाग। ठीक है, जहाँ पर निषेचन की क्रिया कंप्लीट होती है, यानी कि जहाँ पर फर्टिलाइजेशन होता है, जहाँ पर ओवम और स्पर्म आकर एक दूसरे से टकराते हैं। संयोजक, जिसके इस्थमस बोला गया, सबसे आखिरी पार्ट है इसका। तो यह सबसे अंतिम भाग है जो गर्भाशय से जुड़ा होता है। यहाँ पर अंडाणुओं का निषेचन कर भंडारण एवं पोषण करती है, यानी कि जो अंडाणु ओवम आ रहे हैं उनका निषेचन हो जा रहा है। कहाँ पर उनका निषेचन हो जा रहा है? एम्पुला में। तो एम्पुला में निषेचन होने के बाद जो ये अंडाणु हैं, इनको स्टोर किया जा रहा है इस्थमस में, और इनको न्यूट्रिशंस प्रोवाइड किया जा रहा है कहाँ पर? इसी इस्थमस में, यानी कि संयोजक वाली जगह पर। इनकी दीवार में भीतरी रोमावी स्तंभी एपिथेलियम की बनी श्लेष्मा, मध्य में मोटी पेशी अस्तर तथा सबसे बाहर सीरम कला का आवरण होता है। तो जो इनकी दीवार होती है, यानी इस्थमस की जो दीवार होती है, इसकी दीवार में भीतर की ओर जो होता है वो रोमावी अस्तर होते हैं, रोम होते हैं उसमें। ठीक है, एपिथेलियम की बनी श्लेष्मा होती है, मध्य में मोटा पेशी अस्तर होता है तथा सबसे बाहर जो होता है वो सीरम कला का आवरण होता है। ठीक है, तो ये तीनों ही याद रखना है किसके? अंडाणुओं के बारे में। ठीक है, तो इस तरीके से तीनों पार्ट आपको नोट कर लेना है। एक तो इन्फंडिबुलम, दूसरा एम्पुला जिसको तुम्बिका बोला जाता है, और तीसरा हो गया इस्थमस। ठीक है, ये तीनों ही अंडवाहिनियों के पार्ट हैं, फैलोपियन ट्यूब्स के पार्ट होते हैं। फिर आता है गर्भाशय की संरचना, यानी स्ट्रक्चर ऑफ यूटेरस। तो यूट्रस हमने आपको बताया कि यहाँ पर आपने देखा होगा ये यूट्रस है। ठीक है, ये वाला पार्ट। तो इन्हीं के बारे में अब आपको जानना है। श्रोणी गुहा के मध्य में पेशियों से बना थैलीनुमा गर्भाशय होता है। इसे वॉम्ब या बच्चेदानी भी कहा जाता है। ये उल्टी रखी नाशपाती के आकार की एक संरचना है जिसमें भ्रूण का विकास होता है। ठीक है, तो मैं आपको दिखा देती हूँ। ये आपको दिखाई दे रहा होगा, ये उल्टी रखी नाशपाती की तरह होती है। ठीक है, और यहीं पर ही भ्रूण का प्लेसेंटा होता है यहाँ पर, और यहीं पर ही एम्ब्रियो का यानी कि भ्रूण का विकास होता है। कहाँ पर? गर्भाशय में ही। ठीक है, तो बोलते हैं ना गर्भाधारण हो गया है, गर्भावधि की इतना समय है, और तो ये गर्भाशय ही है जहाँ पर बेबी होता है। तो इसमें भी आप पॉइंट समझ लेना है। इसे वॉम्ब कहते हैं, बच्चेदानी कहते हैं। ठीक है, नाशपाती के आकार का होता है और यहीं पर ही भ्रूण का विकास होता है। इसको 3 भागों में बांट देते हैं। तो ऊपरी भाग होता है जो गुंबद की भांति उभरा हुआ होता है, जैसे हमने आपको दिखाया था, ये उल्टी रखी नाशपाती के आकार का। ठीक है, तो नीचे सबसे नीचे जो था वो क्या था? सर्विक्स था। बीच में जो भाग था वो बॉडी था, और सबसे ऊपर था फंडस। ठीक है, जो उभरा हुआ भाग होता है, गुंबद की भांति उभरा हुआ भाग होता है, जिसको बुध या फंगस कहते हैं, सॉरी फंडस। ठीक है, तो इस तरीके से ये सर्विक्स हो गया, सबसे नीचे वाला भाग हो गया। उसके बाद ये मध्य भाग हो गया, और ये सबसे ऊपरी भाग जो उभरा हुआ होता है उसको बोलते हैं फंडस। ठीक है, तो ऊपरी भाग हो गया गुंबद की भांति उभरा,
मध्य भाग काय हो गया, बॉडी हो गई पूरी, निचला भाग हो गया ग्रीवा जिसको सर्विक्स बोला जाता है। इनकी 3 भित्तियां भी होती हैं। सबसे बाहरी भित्ति जो होती है परिगर्भाशय, यानी कि गर्भाशय के ऊपर जो भित्ति होती है उसको परिगर्भाशय या पेरीमेट्रियम बोला जाता है। मैंने आपको दिखाया था यहाँ पर, ये जो ऊपर था ये पेरीमेट्रियम था, सबसे जो बीच वाला भाग था वो क्या था, मायोमेट्रियम था, और जो अंदर वाला भाग था वो एंडोमेट्रियम था। ठीक है, तो इस तरीके से आपको इन तीनों के बारे में याद करना है कि गर्भाशय की 3 दीवारें होती हैं, 3 भित्तियाँ होती हैं। सबसे बाहरी भित्ति को पेरीमेट्रियम और मध्य वाली बीच वाले को मायोमेट्रियम और सबसे अंदर वाले को एंडोमेट्रियम कहा जाता है। गर्भाशय का ग्रीवा भाग एक नलिका में खुलता है जो योनि या वजाइना कहलाता है। ठीक है, तो यहाँ से आप देखेंगे बार बार ये स्ट्रक्चर आपको दिखा रही हूँ मैं। ठीक है, तो इस तरीके से ये तीनों गर्भाशय के स्तर हो गए, एंडोमेट्रियम अंतः स्तर, मायोमेट्रियम बीच वाला और पेरीमेट्रियम ये बाहर वाला यानी कि परिगर्भाशय। तो इस तरीके से आपको दिखाई दे रहा है। फिर ये जहाँ पर खुलता है, ठीक है, सर्विक्स से होते हुए जहाँ पर ये नीचे खुलता है इसे योनि या वजाइना बोला जाता है। तो अब आपको पढ़ना है किसके बारे में, योनि की स्ट्रक्चर यानी कि स्ट्रक्चर ऑफ वजाइना। ठीक है, तो यह लगभग कितना होता है, 7 से 10 सेंटीमीटर एक नलिका होता है, एक ट्यूब्स होती है जिसके द्वारा शुक्राणुओं को ग्रहण किया जाता है। ठीक है, इसी वजाइना से ही होते हुए स्पर्म जो हैं जाते हैं, या फिर आप इसी से कह सकते हो कि इसी से ही होते हुए निषेचन की क्रिया होती है, इसी योनि से ही, ठीक है, इंटर करते हैं। इसीलिए इसे मैथुन कक्ष भी कहा जाता है। इसका निचला सिरा शरीर के बाहर खुलता है जो बाह्य जननांग बनाता है। तो वजाइना का भी पूरा स्ट्रक्चर है जो कि हमें इसका कुछ ही पार्ट दिखाई देता है, सभी पार्ट नहीं दिखाई देता है। ठीक है, तो बाह्य जननांग ही दिखाई देगा, बाकी और सभी पार्ट नहीं दिखाई देते हैं। तो नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे स्ट्रक्चर ऑफ बल्बा और प्यूडेंडम। ठीक है, वग की संरचना देखेंगे। ये बाह्य जननांग में कई भाग होते हैं तो उनको पूरा डिटेल में समझा जाएगा कि क्या कैसे किसका क्या फंक्शंस हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तब तक आप इतना आप नोट कर लेंगे इनको, और उसके बाद आपका ये टॉपिक कम्प्लीटली फिनिश हो जाएगा। ठीक है, सो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। तब तक अगर आपको वीडियो पसंद आती तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और इसी तरीके से चैनल पर बने रहें। सो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।